हेलो फ्रेंड्स। तो आ चुकी है वैकेंसी आरपीएससी द्वारा घोषित हो चुकी है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की। अभी पिछली 28 तारीख को वैकेंसी रोल आउट हो चुकी है और इस बार 162 पोस्ट्स पर आरपीएससी द्वारा राजस्थान में जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो पीजीटी है या फिर हम प्राध्यापक कह लें या स्कूल लेक्चरर कह लें या स्कूल व्याख्याता कह लें, इनकी भर्ती आ चुकी है। और इस भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहे। हालांकि कुछ वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम बना है, कुछ ज़्यादा काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, उसको देख के मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम अभी जो मैंने बात की कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, इन सभी बातों को ध्यान में रख के आज का ये वीडियो बनाया गया है। आशा है आप लोगों को पसंद आया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि अभी 28 तारीख को ये डिटेल नोटिफिकेशन आया है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हाईलाइट करने लायक चीज़ें, वो मैंने यहाँ पर रखी हैं। सबसे ज़रूरी बात है नंबर ऑफ पोस्ट्स की। अब बायोलॉजी के लिए मैंने अभी आपको कहा कि बायोलॉजी के लिए जो पोस्ट है वो है 162 पोस्ट है बायोलॉजी के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ये हैं कि भाई 162 पोस्ट में क्या होगा। देखिए, मैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जनरली पूछा जाता है मुझे, हालांकि इस वीडियो में इसको आंसर नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। आपको कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, आप ये ना देखें कितनी पोस्ट है, आपको तो एक ही सीट चाहिए। अब ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं सर, सुनने में अच्छा डायलॉग है, लेकिन रियल सेंस में यही बात है। बिकॉज अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जैसे आप देखिए, आप दो तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एग्जाम्स में क्वालिटी के बच्चे हैं वो जाते हैं, जिनमें क्वालिटी होती है, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, तो लेवल बढ़ रहा है। आपको लिए पटवारी और रीट और ये सब पुलिस कांस्टेबल, ये जो भर्तियां होती हैं, ये क्वांटिटेटिव एग्जाम्स, उसमें लाखों बैठते हैं, तो उसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो आवेदन करता है उसमें से हजारों पोस्ट निकलती है। लेकिन ये जो पोस्ट होंगी, जो लेक्चरर की, जो गजेटेड ऑफिसर्स की ये जो रैंक है, तो सबसे पहले इस बात को गंभीरता से लें। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बहुत सीरियस हैं स्कूल लेक्चरर एज ए गजेटेड पोस्ट पे जाने के लिए, तो पोस्ट तो सर इतनी ही मिलेंगी। आप सोचें कि नहीं साहब 1000 पोस्ट बायोलॉजी के लिए आनी चाहिए, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे कॉलेज लेक्चरर के लिए, यू विल फाइंड के हाँ 35, 50, 40 इतनी पोस्ट होती हैं। अब उनके लिए क्या बच्चे तैयार नहीं करते? तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन को छोड़ करके यहाँ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो इंपॉर्टेंट बात है, 162 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। सभी कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी में आने के लिए स्वतंत्र है। इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी कैसी, बिल्कुल साफ स्पष्ट बात। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जो इस साल नहीं है और इस साल इस वजह से कंपटीशन बढ़ने वाला है। अभी तक, आज से पहले जो एमएससी जूलॉजी और बॉटनी जो होते थे, केवल वही एलिजिबल होते थे। यानी एमएससी जूलॉजी किया है आपने या एमएससी बॉटनी किया है प्लस बीएड तो है ही, नो डाउट। तो अगर आपने एमएससी जूलॉजी या बॉटनी किया तभी आप स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन पिछली कुछ भर्तियों में जो अदर सब्जेक्ट से किए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अलाइड सब्जेक्ट या रिलेवेंट सब्जेक्ट जो हैं, उन बच्चों ने काफ़ी कोर्ट केसेस किए और अपना हक मांगा कि अगर हमने एमएससी बायोकेमिस्ट्री से किया है या फिर बायोटेक से किया है तो हम क्यों नहीं है एलिजिबल हैं इस पोस्ट में आने के लिए। तो इस बात को स्वीकार लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये लगा रखा है चेंज्ड एलिजिबिलिटी के नाम से। ये क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जाम से यूजीसी विद पोस्ट ग्रेजुएट जूलॉजी से भी चलेगा, बॉटनी से भी चलेगा, माइक्रोबायो चलेगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड। लेकिन इसमें शर्त क्या होनी चाहिए ये ध्यान रखिए, केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने बीएससी करी हो। और इस बीएससी में ध्यान रखें, इस बीएससी में बीएससी प्लस एमएससी, बीएड को मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इस बीएससी में उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी, इसको अगर एज ए सब्जेक्ट दोनों को पढ़ा है तो ही आप, अगर आपने एमएससी, अभी हमने की बायोटेक्नोलॉजी
चाहे हमने कहा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसको हम सम्मिलित करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वालों को एडमिशन मिलती है कब? जब उस बच्चे ने बीएससी तो है वो नॉर्मल करी हो। नॉर्मल का मतलब जैसे मान लो किसी ने बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया। अब हालांकि हमारे राजस्थान में ये सब बहुत कम होता है, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है वो उसके पात्र नहीं होंगे। यानी आपकी बीएससी जब आपने करी थी तो आपके 3 साल आपने जूलॉजी और बॉटनी मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। उसके बाद अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से भी किया है, जूलॉजी बॉटनी तो पहले से ही था, तो भी आप इसके लिए पात्र हो, आपको एलिजिबल माना जाएगा। ये एक नई सूचना है इस बार की वैकेंसी में। तो कंपटीशन नो डाउट बढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम स्कीम की बात करते हैं। पेपर सेकंड की बात करने वाला हूं, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ। इसमें जो पेपर सेकंड है जो कि 300 नंबर का होगा, पेपर फर्स्ट जीके का है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट बिकॉज हम बात उसी की करने वाले हैं। मोटा मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। 55 क्वेश्चन हम सभी जानते हैं, 55 क्वेश्चन 12th लेवल के हैं, 12th, फिर 55 क्वेश्चन बीएससी लेवल के, और फिर हैं एमएससी लेवल के। एमएससी लेवल के 10 क्वेश्चन। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इनको छोड़ दें। भाई मुझे तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता कि इनको छोड़ दो, और ऐसा कुछ है भी नहीं। पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत इजी और बहुत ही कंसेप्चुअल है। मुझे तो यूँ लगता है कि ये तो करना ही चाहिए, बिकॉज ये 20 नंबर पकाने का मतलब, क्योंकि बाकी जो चीज़ें उसमें आपको पता नहीं है, लेकिन ये जो 20 नंबर है बड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें अगर आपने एक बार पढ़ ली, हो सकता है कि आपको यूँ एक मन में ऐसा डर हो, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरूर करें पीजी का जो सिलेबस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बीएससी का, अरे इतना बड़ा सिलेबस है 10th का और ये आपके 12th का और बीएससी का, एमएससी क्यों छोड़ रहा है? अभी अपन बात करेंगे इस पे। एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोलॉजी और ये सब चीज़ें हैं, 60 नंबर की हैं, कोई बात नहीं। तो मेजर जो चीज़ है अपने बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में हमारे पास 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये जो 120 क्वेश्चन है ये हमें देंगे सीधा सीधा कितने नंबर? 240 नंबर। और 60 नंबर का पेडागोलॉजी, इस तरह से 300 नंबर। इसमें ध्यान रहे मल्टीपल चॉइस है, 3 घंटे का पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग जो है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि 1/3 नेगेटिव है। जनरली हम क्या करते हैं कि 4 सही और 1 गलत, ये होता है ना कि एक काट लिया जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, 1/3 डिडक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे तो 25% कटौती होती है, लेकिन यहाँ पर 33% कटौती होगी। और जब 33% कटौती होगी तो एक गलत क्वेश्चन करना बड़ा भारी पड़ेगा, तो पहले से ही तैयार रहें, ठीक है। और रॉन्ग आंसर का मतलब है इनकरेक्ट आंसर, मल्टीपल आंसर को भी रॉन्ग आंसर माना जाता है। बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्ट कर लिया उसे भी रॉन्ग आंसर माना जाएगा। तो ये था मोटा मोटी एग्जाम स्कीम के बारे में। अब अपन बात करते हैं कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, अब कुछ लोग, कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया ना उसमें सीनियर सेकेंडरी की जगह सीनियर मिस है, एक्चुअली उसमें गलती से टाइप होना रह गया, तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल लिखा है। अब कुछ पता नहीं महानुभाव है, अब वो उसमें स्कीम में क्लियरली लिखा है, वो भी कॉल करके पूछते हैं कि सर ये सीनियर वाला है तो इसमें खाली सेकेंडरी लेवल का ही आएगा क्या? बिल्कुल क्लियर है, 12th लेवल का आएगा। अब 12th क्या है, कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी का मतलब जब पहले वाली जो भर्तियां थी 16 के लगभग, उसमें आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं। देखिए आरबीएससी बोर्ड की किताबें आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आप स्विच हो जाइए एनसीईआरटी वाली किताबों पे, ठीक है। मैं कुछ, क्योंकि ये अब इसमें अगर मैं ये टेक्सोन, ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, इसमें अगर मैं बताऊं कि कौन सी किताब से पढ़े, भाई एक ही किताब है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। लेकिन अगर अब इसमें एक काम की बात है, वो सुने। ज्यादातर बच्चों का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है उसमें हम खाली अगर एनसीईआरटी को चाट लें अच्छे से तो हमारा काम चल जाएगा क्या? मेरी समझ में ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज ये जो एग्जाम है इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी वाले बच्चों के लिए, यानी आप जो जिस एग्जाम में बैठे हो उसमें आप एमएससी किए हुए हो, आपने एमएससी भी करी है और बीएड भी करी है। और जब आप एमएससी कर चुके हो तो जो चीज़ 12th लेवल की है उसे खाली 12th लेवल पर ना पढ़े,
बिकॉज होगा क्या, ये जो 55 क्वेश्चन है इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट, अगर आप केवल 12th लेवल का ही पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ऊपर आ गया, और आएगा, आता भी, अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस में लिख दिया तो आपको बस खाली एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी के अलावा प्लस कुछ एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, 3-4 साल के पेपर्स देखे हैं, और भी मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की हैं पुराने पेपर्स के साथ, नए वाले पेपर्स हैं उनको भी कंपेयर किया, तो आई ऑलवेज फाउंड कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि केवल एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि 55 क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपने थोड़ा सा ऊपर से तैयारी की है तो 55 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड किस्म के हैं, थोड़े से ज़्यादा कंसेप्चुअल अगर पूछ लिए, अगर आपने, और वैसे भी ओवरऑल कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका सिलेबस हम तैयारी कर रहे हैं तो अगर सिलेबस इतना है तो हमें थोड़ा सा ऊपर पढ़ना चाहिए। तो ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो मैं ये कहूँगा आरबीएससी के बजाय आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, और एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें उससे रिलेटेड। अभी अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है वो टैक्सोनॉमी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन इस टैक्सोनॉमी में बहुत क्लियर कट दिया है, इसमें ज़्यादा पिन पॉइंटेड इसमें टारगेट करने की ज़रूरत है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट्स ऑफ स्पीशीज कंसेप्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं। जाति की जो अवधारणा है उसको लेकर के, कितने तरह की जातियां हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज है, और जाति की रियल परिभाषा क्या है। फिर टेक्सोनॉमल हायरार्की है, किंगडम और ये जो सातों हैं, इसके अलावा भी कुछ हायरार्कीज होती हैं, सात के अलावा भी कुछ पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कल को आपसे पूछ लेंगे कि भाई सुपरा ऑर्डर कहाँ स्थित है, पूछ सकता है, राइट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर के अच्छे से पढ़ लें, कौन सी किताब किसने, गास्पर्ड बॉहिन ने दी, फिर लीनियस ने इसे लगाया, कितने साल में लागू हुई, सन, और ये जो चीज़ें, ये जो संस्थाएं आईसीबीएन, आईसीजेडएन के पूरे नाम, ये सब भी पूछते हैं। टूल्स फॉर स्टडी द टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के जो टूल्स हैं वो, उनके बारे में, जैसे हर्बेरियम है तो हर्बेरियम की शीट कितनी बड़ी है, कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा, कौन सा छोटा है, भारत का सबसे बड़ा कौन है। इसी तरह से जू में और म्यूजियम में क्या अंतर है, हर्बेरियम में, बॉटनिकल गार्डन में क्या अंतर है, जो स्पेसिमेन के टाइप है, ठीक है, तो ये भी पढ़ें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, मेरा एक वीडियो है 2, 3, 4, 5 किंगडम को लेकर के, एक बहुत कंसेप्चुअल मेहनत से बनाया, आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेलिएंट फीचर ऑफ, अब यहाँ पे देखिए प्लांट, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, खास करके जिन्होंने जूलॉजी से की है, वो कहते हैं कि नहीं सर अब हम कैसे पढ़ेंगे। और देखो अप टू क्लास पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अप टू क्लास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के जो बेसिक आइडिया है, जो कई तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए, चाहे ओसवाल्ड टिप्पो का हो, चाहे बेंथम हुकर का हो, इनका एक बेसिक आइडिया लें आप, ठीक है। और लाइफ साइकिल के बारे में जरूर पढ़ें। क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन तो किया है, क्लास तक का पढ़ लें आप, और उसके बाद में लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। बिकॉज एल्गी ये थैलोफाइटा में आ गया, एल्गी और फंजाई दोनों थैलोफाइटा में, ठीक है। हालांकि बाद में बिटाकर के अनुसार इसके अपन बाहर निकाल दिए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनका लाइफ साइकिल है वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए का मतलब है कि गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, किसमें गेमेटोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है, किसमें स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है, किसके अंदर कहाँ जो पीडीए का अंतरण है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, उसको जरूर समझे। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप पुराने पेपर्स देखोगे तो इसको भी आपको तरीके से हैंडल करना। फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट की, तो एनिमल टिश्यूज जो है उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन है, कितने तरह के हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लोकेशन कहाँ है बॉडी में, तो बॉडी में अलग अलग जगह पर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, ये हम ध्यान रखें। और जब हम स्टडी करें तो हम ऊपर से लेकर के नीचे तक पहले हम पढ़ लें, फिर ऊपर से नीचे का मतलब है कि जैसे मैं कहूँ कि आहार नाल के टिश्यू हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ कि भाई मुख गुहा में कौन सा है, फिर यहाँ फेरिंक्स में कौन सा है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक एनएस तक पढ़ दें। इसी तरह शरीर में अपन तरीके से, तो तैयारी जब करें उस हिसाब से हमें करना होगा। और एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं, इस अंग का, इस उतक का जो ओरिजिन है, एक्टोडर्मल है, मीसोडर्मल है, एंडोडर्मल है,
हालांकि ये जो पार्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैं इसे यही मानता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं तंत्रिका तंत्र है तो वो एक्टोडर्मल होना चाहिए, राइट। इसी तरह से प्लांट के अंदर है, तो अब देखिए प्लांट में बड़ा सिंपल है, रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है। क्या क्या चीजें, रूट है, स्टेम है और लीफ है। लीफ हमें मोनोकोट और डाइकोट की करनी है, स्टेम हमें मोनोकोट और डाइकोट का करना है, रूट हमें मोनोकोट और डाइकोट की करनी है। बात करो, ठीक है। तो एक एक पेपर लीजिए और केवल चित्र बना लीजिए, रूट का क्रॉस सेक्शन एक, ऊपर मोनोकोट नीचे डाइकोट। दूसरा पेज लीजिए, स्टेम का चित्र बना लो, क्योंकि जितना आप यहाँ पर एग्जाम में, कुछ बच्चे क्या रट के पढ़ते हैं, रटने का नहीं, जितना क्वेश्चन आप डायग्रामेटिकली समझेंगे। अगर आपने मान लो बना लिया है कि हाँ साहब ये रूट है, इसमें ये कैम्बियम है, इसमें ये वस्कुलर बंडल है, ये ओपन है, क्लोज है, और इधर अगर आपने नॉनकोट और मोनोकोट और डाइकोट को कंपेयर कर लिया है, तो एक बार समझ के जब आप डायग्राम बना लोगे तो एज ए नोट्स आपको कुछ यही काम आएंगे। केवल चित्र बना लें, शॉर्ट में कुछ लिख लें, ये आपको मोर देन सफिशिएंट होगा, और क्वेश्चन सॉल्व कर लें बस। एक कॉमन सी चीज मैं इस सेक्शन के लिए मैं और कहना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक कॉमन अप्रोच कि आप एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा पढ़ें। इसके लिए जो मुझे अच्छा मटेरियल लगता है, जो पीएमटी की जो नोट्स हैं, शीट्स हैं, वो अपने आप में एक अच्छा मटेरियल होता है, इसे जरूर देखें आप। और जो एलन की शीट्स हैं, और एलन की जो शीट्स हैं, जो पुरानी शीट्स हैं, अभी नहीं, जो आप 5-7 साल पुरानी अगर शीट्स आपको मिल जाए, जब ये अभी वाली में तो बिल्कुल ईजी हो गया, लेकिन अगर प्रेफरेबली अगर आपको एलन की पुरानी शीट्स मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो आप उनको एज ए स्टडी मटेरियल बिल्कुल यूज कर सकते। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें पीएमटी के क्वेश्चंस, पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। नोट्स तो है, नोट्स तो मिले ना मिले, लेकिन पीएमटी की बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी। तो इस पूरे सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद अपना टेस्टिंग करने के लिए पीएमटी के जो क्वेश्चन है, पुराने आए हुए क्वेश्चन है, और खास करके वो सेक्शन जिसमें पीएमटी के पुराने क्वेश्चन है, बिकॉज एक नॉर्मल सी अप्रोच रहेगी। कोई भी अगर एग्जामिनर होगा और उसे अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस पुटअप करने होंगे, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो मोस्ट एस्टेब्लिश्ड एग्जाम है वो पीएमटी है, तो वो डेफिनेटली वहां से नो डाउट पिक कर सकते हैं। तो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितना आप हैंडल करेंगे, तो जो कॉमन अप्रोच है उसकी मैंने बात की। आगे बढ़ते हैं पर तीसरा यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों तीनों सालों के पेपर को कंपेयर करेंगे तो आराम से आपको 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। अब बड़ी फंडामेंटल सी चीज़ है, सेल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सेल थ्योरी क्या है, अच्छे से पढ़ लें। सेल थ्योरी के दोनों तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, किसने दी, किस सन में दी, कब सेल को पहली बार देखा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं साहब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी है, उसमें तो हिस्ट्री तो दी नहीं है। अंडरस्टूड है भाई, मैंने कहा एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा मैंने एक अच्छा सा तरीका बताया आपको कि पुरानी जो शीट्स है, पुरानी जो पीएमटी की जो शीट्स हैं, जो ये इंस्टीट्यूट्स देते हैं, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा मटेरियल आपके लिए साबित डेफिनेटली होगा, ये मेरा ऐसा मानना। अगर आप पढ़ेंगे और पुराने पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस सेक्शन में आपको कोई नहीं ला पाएगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट में बेसिक डिफरेंस, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट और एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमें ध्यान देखिए, सेल है तो सेल वॉल, तीनों की कंपेयर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन, क्वेश्चन आता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन किस किस की, आपको बैक्टीरिया की पता होनी चाहिए, फंजाई की, ठीक है, वैसे तो एक जैसी होती है, सभी की एक जैसी होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ठीक है। इसी तरह अब जो मेजर डिफरेंस है वो है सेल वॉल में। आपको बैक्टीरिया में कैसी है, किसकी बनी होती है, फंजाई की काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स में होती नहीं, और आर्की बैक्टीरिया की। तो सेल वॉल में आर्की बैक्टीरिया भी आ जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। पांचों की सेल वॉल पता होनी चाहिए आपको, बैक्टीरिया में किसकी बनी है, फंजाई में काइटिन की बनी है, प्लांट में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जाइलान क्या है, एनिमल में है नहीं, और आर्की बैक्टीरिया में क्या है। बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ सेल सरफेस, अब सेल की जो सरफेस है उसको लेकर के, सेल प्रोसेस सरफेस का मतलब माइक्रोविलाई और ये सब चीजें, जो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे आता है, जितने भी कोशिकांग है, स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ लें। क्रोमोसोम पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
अच्छे से इनकी क्लियर पता हो कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर एबिलिशंस जो हैं, जो गुणसूत्रों की जो अनियमितता एक संख्या को लेकर के एक सेट को लेकर के हैं, जिन्हें हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कुछ जो डिजीज हैं जैसे क्लाइनफेल्टर डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम है, तो किसी में नलीसोमी हो रहा है, किसी में ट्राइसोमी हो रहा है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, राइट। अगेन पीएमटी के जो क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व कीजिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट एंड, और ये आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी देंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, राइट। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या करें, अपने मैं अगला एक वीडियो इस पे बना के ला रहा हूं ताकि आपको हेल्प होगी। फिर अपन आते हैं ये वाला जो बीच का यूनिट है, ये अपने आप में एक बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, और इसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, बहुत सारी जगह प्रोटोप्लाज्म के घटक है। इसमें क्या है, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, अब इनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, अब इनकी डिटेल, अभी तो इसमें तो इतना ही लिखा है, लेकिन ये चीजें मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर पेपर टफ आता है, थोड़ा बहुत भी लेवल बढ़ाना होता है, तो इसमें से अगर लेवल के क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, तो पेपर का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। सेल बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम, सेल डिवीजन, ये ऐसा है जिसमें इसमें से अगर अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर हमने एग्जामिनर ने 12th से थोड़ा सा ऊपर सोच लिया और इसके अगर 5-6 क्वेश्चन डाल दिए तो पेपर का लेवल सुधर जाएगा। तो इस सेक्शन को आप जरूर तैयार करें, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल तीसरे सेक्शन को अलग से डिस्कस किया है। सेल साइकिल कॉमन से कौन कौन से होते हैं सेल साइकिल में, डिवीजन फेज, इंटरफेज, कितने प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, अब एमाइटोसिस भी, उसका भी सिग्निफिकेंस। सेल साइकिल और सेल डिवीजन की पूरी सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और मोर देन सफिशिएंट, बिल्कुल भी कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। तो ये चीज फुल्ली कवर्ड है, फ्री लेक्चर एकदम, 5 या 6 लेक्चर की सीरीज है, आप पढ़ें और एकदम यू विल बी फ्री, डोंट वरी। अब आते हैं फिजियोलॉजी पर, 12th लेवल की डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंसेप्चुअल आते हैं क्वेश्चन, उनका एब्जॉर्प्शन, फिर रेस्पिरेशन आ गया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, लोकोमोशन मूवमेंट का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन का मतलब तंत्रिका तंत्र आ गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन का एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन भी आ गया। तो रिप्रोडक्टिव यानी कुल मिलाकर के एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़नी है। बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। डाइजेशन में किसका डाइजेशन कहाँ होता है, किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन से हार्मोन है जो किस किस एंजाइम के स्त्रवण को प्रेरित करते हैं। जैसे पूछ ले कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, किस पीएच पे काम करता है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, वो जो अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, वो वाली नहीं, इसके अलावा जो हैम्बर्गर फिनोमिना है, क्लोराइड शिफ्ट है, किस तरह से ये एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है, उसका जो सिग्मोइड कर्व है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और फिर हार्ट के जो चाहे वाल्व हो दोनों तरफ, चाहे वो परकिंजे फाइबर हो, साइनो ऑरिकुलर नोड हो, एवी नोड हो, इनसे निकलने वाली अलग अलग, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर हो। हार्ट का जो पूरा जो साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, वो भी बताना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, लोकोमोशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तंत्रिका की पूरी क्रियाविधि, तंत्रिका आवेग संचरण किस तरह से होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में सारी जो एंडोक्राइनोलॉजी, एक बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या क्या मेजर काम करती हैं, रिप्रोडक्शन हम समझते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5वां रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अलग से बॉटनी वालों के लिए इजी है, जूलॉजी वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सिंपल सी है, पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके, एसेक्सुअल के क्या क्या तरीके, और सेक्सुअल का तो हमें पता ही है, ठीक है। अब सेक्सुअल का करेंगे तो सेक्सुअल ऑर्गन्स कहाँ होंगे, फ्लावर, तो फ्लावर में 4 हैं। फिर उसमें पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कुल मिलाकर के प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन बड़ी सरल है, 12th वाली, ठीक है। अगेन पीएमटी वाला पढ़े और पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, कंसेप्चुअल येट वेरी पावरफुल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मेंडल की पूरी गाथा समझनी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स, एंड सबसे जो टेक्निकल चीज है लिंकेज एंड क्रॉस ओवर, ठीक है। अब इसी के अंदर इवोल्यूशन आ गया। अब इसमें देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ,
अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए थ्योरीज कौन कौन सी दी गई, उनके प्रमाण क्या है। अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ह्यूमन इवोल्यूशन के भी पहले क्वेश्चन आते थे, अभी नहीं आ रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कम से कम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मेजर मेजर चीजें पढ़ लें। मेजर का मतलब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि डायनासोर का स्वर्णिम काल कौन था, जुरासिक, तो एक आउटलाइन, ये तो नॉर्मल सी बात है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बिल्कुल फंडामेंटल चीज है। खैर आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज उभर के आई है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। सबसे जो क्वेश्चन आता है वो उपार्जित इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजेनिक क्या है ना, इम्यूनोजेनिक क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हैप्टेन्स क्या है, वैक्सीन कितने प्रकार के हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी में शॉर्ट में बहुत कुछ लिख दिया गया है। वैक्सीन का दुनियादारी में पूरी चर्चा चल रही, वैक्सीन कितने प्रकार की हैं, बिल्कुल पढ़ लें आप। रिकोमिनेंट वैक्सीन, नॉन रिकोमिनेंट वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन। पैथोजेंस, अब पैथोजेंस में क्या आएगा, जितने भी पैथोजन, जितनी भी कॉमन बीमारी हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी बीमारी हैं उनमें 15 फंगस से रिलेटेड, पैरासाइट्स हैं, कैंसर और एड्स, इसको आपको अलग से पढ़ना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बिल्कुल बेसिक समझ है, आप 12th के हिसाब से शुरू करें, बिकॉज यही सेक्शन आपको बीएससी लेवल वाले में मिलेगा, वहां पर अच्छी बुक से आपको पढ़ना है। क्लाइमेटिक, एडेफिक, बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस। अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में आप देखोगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो इसमें यहाँ पर बॉटनी वालों को दिक्कत होती है एक्चुअली, क्योंकि एनुअल क्लासिफिकेशन को कंप्लीटली ग्रेजुएशन लेवल में डाला गया। ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज ग्रेजुएशन में हम जूलॉजी के अंदर, जूलॉजी चाहे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को पढ़ते हैं और बिल्कुल ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही salient feature classification, feature और classification of non chordata and chordata up to order level तक आपको करना है। तो non chordate का classification और chordate का classification आपने चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी करी हो, चाहे किसी का फर्स्ट ईयर में लग जाता है, किसी के सेकेंड ईयर में लग जाता है, लेकिन पढ़ा सभी ने है। ठीक है, और जो सबसे स्टैंडर्ड किताब है उसके बारे में भी चलो अभी बात कर लेंगे, सबसे स्टैंडर्ड किताब के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिक फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं चीजें, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोम, मेटामेरिज, आर्थ्रोपोडाइजेशन, इन चारों चीज़ों को मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है मेरे ही चैनल में। 15 इंपॉर्टेंट टर्म्स करके एक वीडियो है टू स्टडी क्लासिफिकेशन, उसको आप पढ़ लें, आपको समझ में, मुझे ऐसा वहम है, लगता है मुझे कि आपको आ जाएगा एंड यू विल एंजॉय। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अब आते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन। तो जो नॉन कॉर्डेट है उसमें हम टोटल मानते हैं कि 9 फाइलम है, प्रोटोजोआ, पॉइफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा, और एक फाइलम जो कॉर्डेट में आता है वो है कॉर्डेट्स। अब इसे ढंग से आउटलाइन करके पढ़ना। तो इसकी जो किताबों की बात करें, अगर थोड़ा सा सरल की अगर हम बात करें तो सीबीएच की किताब इसमें अच्छी आती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा पीएमटी वाले जो नोट्स है उनका यूज लें ताकि आउटलाइन समझ में आए, लेकिन ये भूल कतई ना करें कि पीएमटी वाले पढ़ के चले जाएं। क्लियर लिखा है ग्रेजुएशन लेवल में, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं, देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन तक आए हुए हैं क्लासिफिकेशन में। तो सीबीएच की जो किताब आती है वो अच्छी आती है। इसके अलावा अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो कोटपाल की किताब आती है। ठीक है, यहां तक तो जाना पड़ेगा, बीएससी लेवल का है तो आपको पढ़ना पड़ेगा सीबीएच, राइट? क्लियर है। सिलेक्टेड पढ़ना है, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हैंडल, आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि लेवल हो, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल के 55 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आपने 3 साल में पढ़ी। लेकिन इतना वास्ट सिलेबस है नहीं, ग्रेजुएशन में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की भी जो सरल सरल चीज़ें, आप देखें अभी, अब देखो मैं बहुत हैरानी कर रखता हूँ, कुछ बच्चों की जेनेटिक्स बहुत वीक है, लेकिन जेनेटिक्स केवल 12th लेवल पर, आगे है ही नहीं। मजे की बात है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसा बड़ा टॉपिक है वो आपके सिलेबस से गायब है, राइट? तो बड़ा आसान है, आपको ऐसा ऐसा कुछ चीज समझने की जरूरत नहीं कि अपन बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखो,
और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको देखो, उनसे सिलेबस मांग के देखो, या फिर जिन्होंने नहीं देखा एटलीस्ट देख तो लो, आपके वहम निकल जाएगा। आपको फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी भी पढ़ रहे हैं, बॉटनी भी पढ़ रहे हैं, इससे बेटर ये कर ले भाई। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो नो डाउट आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए जाना चाहिए। खैर, सीबीएच कोटपाल से आप तैयारी कर सकते हैं। फ्लोरल वेरिएशंस इन रेननुकुलेसी, एपीसी, एस्ट्रेसी एंड पोएसी। अब ये जो 4 फैमिलीज है, इनके अंदर जो पुष्प क्रम है उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये हमने सभी ने सेकंड बीएससी के अंदर पढ़ा है। सिंपल सिंपल क्रम को, जो खास तरह के पुष्प क्रम है उनके बारे में बात की, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, मोलस्क और इंसेक्टा। ये कौन कौन से जो प्रोटोजोआ हमारे फायदे के, कौन से नुकसान के। ऐसे हेलमिंथ फायदे, हेलमिंथ के नुकसान, मोलस्कों के फायदे, मोलस्का के नुकसान। ये जो पूरा जो है, ये आप रस्तोगी पब्लिकेशन की किताबें आती हैं। ठीक है, एक आती है इकोनॉमिक जूलॉजी करके, और वैसे आपके बीएससी में रहा था ये, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही चीजें पढ़ी। और एक आती है इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, इकोनॉमिक जूलॉजी आती है जीएस शुक्ला सर की, जीएस शुक्ला। और इकोनॉमिक बॉटनी आती है सिंह पांडे जैन। तो बड़े कॉमन और फेमस राइटर्स हैं, सिंह पांडे जैन। ठीक है, आपके पास जो भी बॉटनी में जो किताबें होंगी, बट मैं ये हमेशा मानता हूँ कि जो रस्तोगी की जो बुक्स हैं उसका जो कंटेंट है अच्छा आता है, तो आप पढ़ लें। स्पाइसेस में कोरिएंडर बड़ा इजी है, तो मुझे लगता है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो सरल सी यूनिट है, क्वेश्चन इजी इजी आते हैं। ठीक है, कॉमीफेरा का सामान्य नाम क्या है, विधानिया क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन आता है। टी, कॉफी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ और एग्रीकल्चर में। टिश्यू कल्चर मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड में टिश्यू कल्चर के मीडिया हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके लिए जो कौन सी किताब है वो सबसे पहली जो किताब है वो एक तो डॉक्टर के सी सोनी सर की किताब आती है, बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज है, सीबीसी कॉलेज बुक सेंटर की। और एक इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हैं, वैसे ये हिंदी में भी आती है, बहुत अच्छी किताब है, कल्याणी पब्लिकेशन की, बीडी सिंह की। ये जितने भी बुक्स मैं बता रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा उनके लिंक मैं नीचे दे दूँ, आप अमेजन से मंगवा भी सकते हैं, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिंदी में के सी सोनी सर और इंग्लिश में बीडी सिंह। वैसे बीडी सिंह हिंदी में भी है, लेकिन ये जो हिंदी इनकी बड़ी कलिष्ठ हिंदी है बीडी सिंह की, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इससे जरूर पढ़ें। 4-5 टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन बीएससी लेवल का जरूर पढ़ें। ठीक है, अब इसके लिए ये नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा वो पढ़ लें ना, बीएससी लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन इकोलॉजी आ गए। अब देखिए, पहले तो इकोलॉजी तो वहाँ कर ली थी, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजी का जो सबसे टिपिकल पार्ट है वो वाला हमारे पास है, सक्सेशन। एनिमल सक्सेशन भी है और प्लांट सक्सेशन भी है, हमने बीएससी में पढ़ा है इसे। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक अच्छी किताब आती है सरस्तोगी की, अगेन एस क्या नाम है, सेकेंड मैंने लिखा था, पीडी शर्मा। बहुत अच्छी किताब, पीडी शर्मा। मेरे हिसाब से आपको इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़नी चाहिए इकोलॉजी, सरल किताब। टफ जाना है, ऑडम है, लेकिन ऑडम की इतनी ज़रूरत है नहीं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, किसी भी किताब से पढ़ लें एक बार, फिर पीडी शर्मा से जरूर पढ़ें, और उसको जो अंतर है उन्हें हम नोट्स के रूप में। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत कुछ हो रहा है, ये जो दोनों टॉपिक है सक्सेशन, ये आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से नापा जाता है, सॉइल पोल्यूशन, आजकल तो बड़े पोल्यूशन चल रहे हैं। अगला ये सबसे अलग ही है। अब देखिए, ये है तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल भी करना है, इंटरनल भी करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है, लाइफ साइकिल करना है सबका। ठीक है, और ये अपने आप में एक यूनिट ऐसे लग तो रह गया, अरे यार ये तो बहुत छोटी, लेकिन अपने आप में ये पूरे पूरे 8 जीवों की कहानी है। ये अमीबा की पूरी गाथा कहानी है, ओबेलिया की, टीनिया की, एस्केरिस, फेरेटिमा, पेरिप्लानेटा, राना और रेबिट। ठीक है, और हमने ये सब कहाँ पढ़े हैं, बिकॉज हमारे बीएससी में जब भी हमने ये पढ़ा है क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास एक मेंबर है, अगर प्रोटोजोआ है तो उसका एक मेंबर अमीबा है। ठीक है, अगर
एस्केलमेंथीज है, उसमें एस्केरिस पढ़ा है हमने। एनालिडा है तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में फेरेटिमा पेरीप्लानेटा पढ़ा है। तो बीएससी की जो बुक्स तो हैं उसमें वो तो हैं ही, लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट आपको ये करूंगा, अगेन पीएमटी नोट्स पढ़ लें आप। ठीक है, पीएमटी के अंदर का जो पुरानी जो पीएमटी नोट्स, अगेन मैं कह रहा हूँ पुराने पीएमटी नोट्स, उसमें सबके सब है। पेरीप्लानेटा की जैसे एलन वगैरह की अगर आप मेरे को देखोगे तो पेरीप्लानेटा की शीट मिल जाएगी। रेबिट और राना इनकी तो एक ही है। ठीक है, फेरेटिमा की शीट मिलेगी, एस्किरिस की मिल जाएगी आपको शीट जिसमें वो देते हैं। टीनिया की मिल जाएगी। टीनिया तो नॉर्मल हमारी जो बीएससी की किताब है उसमें पूरी लाइफ साइकिल है, तो इनके लार्वा कब जाते हैं, और ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से टफ वाले क्वेश्चन आते हैं और जनरली बच्चा छोड़ देता है, तो इस पे आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो टीनिया का प्रथम कौन सा लार्वा है, सिस्टी सर्कस लार्वा, फलाना लार्वा, डिमका लार्वा, ये सब हमें पढ़ना है। फेरिटिमा में कौन कौन से छेद पाए जाते हैं, 13वें में, क्लाइटेला में, 13, 14, 15 में, नरजन्नांग 21वें में है, 25वें में है, छेद कहाँ है, वो सब चीज़ें। ऐसे ही पेरिप्लानेटा में, राना और रेबिट में नॉर्मल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीएमटी नोट्स को भी आप इसमें यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा इस आपको। और अगेन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। पेरीप्लानेटा पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पीएमटी के पुराने जो पीएमटी के 7-8 साल पुरानी कोई पुरानी किताब मिल जाए, दिनेश वगैरह, दिनेश अगर कोई पुरानी है किसी के पास, पुरानी किताब आती थी कि दिनेश, मिल जाएगी, बहुत सारी जगह मिल जाती है, वो सफिशियंट है, बहुत अच्छी किताब, उससे आप उसको फॉलो कीजिए। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ही। अब देखिए एंडोक्राइन कंट्रोल, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन यहाँ है। बाकी बाकी जो चीजें हैं वो कहाँ थी, फिजियोलॉजी में थी, वो थी बेसिक। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी यहाँ पर आपके यूजी लेवल की, ये ध्यान रखने की बात है। कुछ लोगों को वहम है कि एंडोक्राइनोलॉजी तो वहां आ गई, नहीं। एंडोक्राइनोलॉजी का जो खासकर रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो कंट्रोल करने वाला पोर्शन है वो यही है और कहीं नहीं है। तो एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने के लिए बेसिक से कंसेप्ट है। अगेन स्टार्ट करें आप, अगेन पीएमटी के नोट से शुरू करें, बिकॉज उस वाले पोर्शन में नहीं था एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आप शुरू करें पीएमटी के नोट से, एक बार एक बेसिक आइडिया लें और उसे फिर एक अच्छी किताब से पढ़ दें। अब किताब आपके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने 2-3 किताबें इसमें देखी हैं। एक नई किताब आई है, बहुत अच्छी किताब है, रस्तोगी की है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख करके लिखी गई है। ठीक है, घनश्याम कच्छावा, जीसी कच्छावा एंड राजबाला। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है और हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं, मेमोरेबल तथ्य भी हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और बहुत सरल भाषा में किताब है। इसके अलावा डॉक्टर के सी सोनी एम्ब्रोलॉजी की किताब आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का, तो उसके लिए बड़ा सा सारांश है, पीएस वर्मा की किताब आती है, पीएस वर्मा। ठीक है, मैंने ये जो किताबें बताई है वो बिल्कुल मैंने मेरे हिसाब से देख करके, और ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी की कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। पीएस वर्मा, एस चांद पब्लिकेशन की आती है, पीएस वर्मा की कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी करके, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अब करना क्या है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज कितने प्रकार के हैं, ब्लास्टुला कितने प्रकार के हैं, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कंसेप्चुअल है, रीजनरेशन, एम्फीबियन लिम्ब जनरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी सब नॉर्मल है। फिर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी में अगेन वो बीएससी लेवल का है, तो बीएससी लेवल के लिए हमने सिंह पांडे जी की किताब पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा हाईफाई पढ़ना है तो फिर वो तो काफ़ी हाई होती है, तो यहाँ पर अगेन रस्तोगी की सिंह पांडे जैन की किताब आती है, सिंह पांडे जैन। और इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर भी अगेन पीएमटी नोट्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है, पीएमटी नोट्स से शुरू करें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद सिंह पांडे जैन से भी देख लें आप, और क्वेश्चन सॉल्व करें पीएमटी के, पीएमटी वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो और ये जो नाइट्रोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म, देखो ये कोई इसमें आ गई है मेटाबॉलिज्म। स्टैटिस्टिक्स बीएससी में जैसी भी थी कर लें, सरल सरल है, मीन मॉड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेन, बाकी तो डायग्राम है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा सा सरल सा मामला है। तो ये सारी चीजें, तो ये अभी तक हमने बात करी यूजी और 12th लेवल की।
ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बायोब्लॉगिस्ट जो हमारा जो एप्लीकेशन है, जो एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उस पे ये सारी जो आपकी जो तैयारी है उसको एक ढंग से आप कर सकें, इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है। करीबन करीबन 2500 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। और इस टेस्ट सीरीज की जो खास बात है, जो कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कि इसमें जब आप टेस्ट देंगे, बिल्कुल डिजिटल वे में एक अलग तरह से रखा गया है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन आप उसमें देंगे, और जब आप ऑनलाइन टेस्ट देकर देंगे और उसके बाद जैसे ही आप फिनिश करेंगे, तो आपके पास आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट के बाद का जो एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है, कि हम कहाँ हैं, कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। बिकॉज जब तक हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे कितने गलत हो गए, बिकॉज मैंने कहा 1/3 आपका रॉन्ग है, 1/3 रॉन्ग है, तो यू हैव टू मेक वेरी सीरियस एफर्ट्स, बहुत सीरियस एफर्ट करने पड़े। तो हमारा जो ऐप है उस पे जो रिपोर्ट है वो इस तरह की आएगी, आप देखेंगे तो आपके कितने नंबर आए, टोटल क्वेश्चन कितने, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड आएंगे। वंस यू विल फिनिश योर टेस्ट, आपकी रिपोर्ट आपके पास आपकी ऐप में मिलेंगी, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, पार्शियली करेक्ट अगर ऑप्शन है, अगर सब्जेक्टिव हो तो ये भी अवेलेबल एक सैंपल के रूप में दिया गया, बट यहाँ पे आपके लागू नहीं हो रहा, और आपने कितने क्वेश्चन छोड़े। इसके अलावा आपके बैच में क्या रैंक है, इंस्टीट्यूशन में क्या रैंक है, परसेंटाइल क्या है, और जो टॉपर्स है उनकी फोटो, तो आप ये भी देख पाएंगे कितने कंपटीटर हैं, आपकी ग्रेड कितनी है, हाईएस्ट मार्क कितने, आपकी एवरेज कितने, हाई एवरेज मार्क्स कितने। तो इससे आपको मेरिट का अंदाजा होगा, और कितने करेक्ट, और ये बहुत स्टेटिस्टिकली बहुत ब्यूटीफुली इनको सबको इस ऐप में हमने कैटर किया हुआ है। एंड होपफुली आपको ये समझ में आएगा। आप इसका भी लिंक है, आपको नीचे मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो है वो पार्ट सेकंड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो पार्ट थर्ड जो है, उसमें जैसे मैंने कहा टेक्निक्स आएंगी, पांच छह टेक्निक हैं। 6 टेक्निक को आप बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ें। यहाँ पर हिंदी में टेक्निक्स मिलना बहुत मुश्किल है। अब बहुत फोन आते हैं कि सर इलेक्ट्रोफोरेसिस बताओ हिंदी में, हिंदी में नहीं मिलेगा। अब इसके लिए मैं आपको सिंपल सी किताब बताता हूँ। पाथ फाइंडर की किताब आती है, पाथ फाइंडर की टूल्स एंड टेक्निक्स की किताब आती है। उसमें सारी टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, कलरीमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एलिसा है। तो पाथ, इसका लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा। पतली सी किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है, सस्ती सी किताब है। बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके किताब आती है, जिसमें टेक्निक्स के बारे में की गई है। और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी तक लोगों को वहम था कि बड़े इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए बहुत डिटेल क्वेश्चन आए। ठीक है। तो एमएससी का है, अभी सीधी सी बात है, आप ये कहेंगे आपको भाई एमएससी में, तो आप ज्यादातर बच्चे उसको देख करके लगते नहीं, हम 20 नंबर के 10 क्वेश्चन आ रहे, छोड़े हैं। लेकिन ये बड़ी इजी इजी चीजें हैं, अगर आपने एक बार समझ में आ गया, वेल फाइन। लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है, ये आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। फेज कॉन्ट्रास्ट उसमें अगेन माइक्रो इस एक किताब में आपको मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीजें, ये दोनों इस एक में हो जाएंगी। इथोलॉजी बीएससी लेवल में थी, पीजी लेवल में तो थी नहीं, लेकिन बिहेवियर जो है, फीडिंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, मोटिवेटेड सोशल और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इसको समझने के लिए आपको रीना माथुर मैडम की किताब आती है, रीना माथुर। ठीक है। रस्तोगी की आती है, रस्तोगी पब्लिकेशन से। और एक सीबीसी की किताब जो आती थी हमारे वीसी पावर, तो सीबीसी की जो बुक है उसके अंदर भी इथोलॉजी का जो पोर्शन है वो बड़ा अच्छा क्रिस्प क्लियर ऑप्शन अवेलेबल था। वीएस पवार से लिखी है, वीएस पवार एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी करके बुक है, उसमें आपको मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब ये जो चीज है ये आपको मिलेगी, जो पीडी शर्मा जो किताब है, जो हमने बीएससी लेवल के लिए अभी हमने कहा, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की जो हमने किताब कही पीडी शर्मा, अभी पीछे हमने लिखा इकोलॉजी के लिए लिखा, इस बुक में ही ये मिल जाएगा। एंडेमिज्म क्या है, हॉटस्पॉट प्लांट और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से, नेशनल पार्क कौन कौन से, खास करके राजस्थान का प्रोस्पेक्ट आप जरूर पढ़ लें। तो ये तमाम चीजें ठीक है। इसके अलावा अगर कोई किताब है तो
आजकल मार्केट में MTG एक पब्लिकेशन है, उसमें NCERT फिंगर टिप्स के नाम से आती है। NCERT फिंगर टिप्स, मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया, उसमें इनकी फोटो वोटोज भी डाली हुई है। NCERT फिंगर टिप्स है। इसके अलावा अरिहंत की आती है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह की मिल जाएंगी। लास्ट 21 साल के पेपर का संग्रह है, कोई किसी में कुछ है, ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक एररलेस करके आती है, लेकिन एक एररलेस की भी आती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट में आपको और मिल जाएंगी। बाकी पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर गाइड अभी तक तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप अगर कोई एक पर्टिकुलर गाइड आती है कि ये आपकी BSc, सॉरी, ये आपके फर्स्ट ग्रेड की किताब है जिसमें आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से आपको मूर्ख बनाने का सामान ज्यादा है। तो आशा है आप सबको ये जो वीडियो है वो समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आ, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। आप कुछ और अगर डिटेल्स चाहिए, लिंक मैं मोस्टली सभी का देने की कोशिश करूंगा अपनी लिंक पे, ठीक है। और किसी को अगर क्लासेस ज्वाइन करनी हो, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इस बायोब्लॉगिस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे। इसमें फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन बैच जारी है, टेस्ट सीरीज जारी है, जो भी। और बाकी आप ये यू आर वेरी फ्री टू कनेक्ट। आशा है आपको आज का जो वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।